हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी भाटपा में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आप सभी को पता है कि कक्षा 10वीं के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए हम लोग विजय बैच चला रहे हैं। उस विजय बैच का आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 के जितने सारे क्वेश्चन है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शालीनता से सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। और इससे पहले इस वीडियो को मतलब प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने से पहले जो मैंने पिछले वीडियो में जो आपको कुछ होमवर्क दिए थे उसको पहले हल करेंगे। उसके बाद से हम लोग प्रश्नावली 1.2 के जितने सारे क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए ले चलता हूं आपको अब कॉपी पे, और वहां पे आपको सारे क्वेश्चन को हल करते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कॉपी पे ले चलता हूं आपको। तो दोस्तों, हम लोग अपने कॉपी पे आ चुके हैं। इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 जितने सारे क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। इसमें पहला ही सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि परिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। जैसे देखिए, हमें अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें परिमेय संख्या के बारे में पता है। तो सिद्ध करने के लिए, जैसे मान लीजिए सिद्ध करने के लिए मैं क्या बोलूँगा कि जो √5 है ये एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो जो परिमेय संख्या के जो गुण धर्म होते हैं उसका पालन करना चाहिए। अगर ये परिमेय संख्या के गुणों का पालन नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या अपने आप हो जाएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो परिमेय संख्या के पैमानों पर खड़ा नहीं उतरता है तो क्या हो जाएगा, सीधे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस में आ रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई दो पार्टी है, कोई पार्टी ए है कोई पार्टी बी है। तो अगर कोई व्यक्ति पार्टी ए का नहीं है और कोई पार्टी ए का नहीं है तो ऑब्वियस सी बात, मतलब दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ए में जा सकते हैं तो बी में जा सकते हैं। तो अगर आप ए में नहीं हैं तो जाहिर सी बात आप बी में हैं। बस समझ में आ रही है। तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे, अगर √5 एक परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या के जितने गुणधर्म है उसको ये पालन करेगा। अगर नहीं करता है तो ये स्वतः ही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और परिमेय संख्या क्या होता है तो मैं यहाँ पे एक बेसिक छोटा सा बता देता हूँ। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में होना चाहिए और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो 0 कभी नहीं हो सकता है। और एक और इसमें गुणधर्म है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट ये है कि P, Q एक सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी को प्राइम नंबर होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वह संख्या होती है जो स्वयं अपने आप से कटती है, उसमें कोई अन्य उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी उसमें नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2 है और 3 है, इसमें कोई अन्य क्या बोलते हैं कि कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसको सिद्ध करने के लिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या। और ये देखिए दोस्तों, ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको कुछ स्टेप है, इसको पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे, जो कि मतलब समझ लेंगे, नहीं तो दिक्कत होने लगेगी। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 इक्वल टू P/Q, नहीं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इधर 5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा। अगर इधर हम लोग Q² को इधर भेजते तो ये हो जाएगा P² बराबर हो जाएगा 5Q²। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो P है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P 5 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य, ये 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग, तो P² को भी 5 से ये क्या करेगा, काटेगा। तो यानी कि जो P है वो 5 से विभाज्य है। तो हम लोग मान लेते हैं P बराबर
हम लोग क्या मान लेते हैं, p बराबर हम लोग मान लेते हैं कि जब p 5 से विभाज्य है तो हम लोग मान लेते हैं p बराबर 5m। क्या मान लेंगे, 5m मान लेंगे, और इस p के मान को इसमें पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे p का रखेंगे 5m, तो ये हो जाएगा 25m² इक्वल टू 5q²। ये 5 से ये 25 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा तो ये जाएगा 5m² बराबर q²। देखिए इधर गुणा कर रहा है, 5 इधर गुणा कर रहा है, हो जाएगा तो भाग। तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि जो q है, q भी 5 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं पीछे लिख दे रहा हूँ कि 5 से विभाज्य है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अतः p, q दोनों 5 से विभाज्य है। आपने देखा ही विभाज्य है, क्या है, दोनों ही 5 से विभाज्य है, परंतु p और q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है जिसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ, शुरू से एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमने पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या होगा तो इस √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या। अभी मैंने बताया है कि परिमेय संख्या की ये कैरेक्टर होता है, मतलब ऐसा एक उसका गुणधर्म है कि जो p और q होता है वो सहअभाज्य संख्या होता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग किया तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 बच जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो p² अपन q², इधर भाग कर उधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, तो p² बराबर 5q²। यहाँ पे देखिए 5 गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो जब भाग करेगा तो p² को 5 काटेगा, तो जब p² को 5 भाग दे सकता है, मतलब विभाजित कर सकता है, तो p को भी 5 विभाजित करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है p 5 से विभाज्य है। p को मैंने मान लिया 5m, जब 5m माना है मैंने तो 5m को समीकरण 1 में पुट कर दिया p की जगह पे, तो p की जगह पे जब 5m रखेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25m² इक्वल टू 5m²। इस 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, फिर m² हो जाएगा बराबर q²। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो 5 है गुणा करो हो जाएगा तो भाग, यानी कि q² को भी 5 विभाजित करता है, तो q 5 से विभाज्य है। इसके आगे मैंने लिखा है, इसके आगे मैंने यहाँ पे लिखा है अतः p और q दोनों 5 से विभाज्य है। देखिए एक पहले बार हमने देखा p 5 से विभाज्य है, q भी 5 से विभाज्य है, परंतु p और q एक सहअभाज्य संख्या है। लेकिन हमने तो जाना था कि p और q सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या है तो किसी और से नहीं कटना चाहिए, लेकिन इसी बात का हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि ये तो नहीं कटना चाहिए, लेकिन ये कट रहा है क्योंकि 5 से दोनों कट रहा है, यानी कि एक इसमें उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर है। इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर है, किसमें, p और q में। p और q में क्या है, कॉमन फैक्टर है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु अभी हमने देखा कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमने माना है कि परिमेय संख्या है, तो परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और हमें पता है कि किसी भी, ये जो 3 है ये परिमेय संख्या है, ये 2 है ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं तो सदैव हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः परिमेय संख्या और अपरिमेय का योगफल भी सदैव अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है और ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से √2 क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 1/√2 7/5 और यहाँ 6 + √2। तो इन दोनों संख्याओं को आप लोग क्या करेंगे? घर से होमवर्क के तौर पे लगा के लेके आएंगे और हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि तो पहले को मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी इन दोनों को आप लोग क्या करेंगे? घर से लगा कर लाएंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका व्युत्क्रम भी परिमेय संख्या होना चाहिए। व्युत्क्रम भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो जब इसका हम लोग विपरीत करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा करनी में 2 और नीचे 1 है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सिर्फ करनी में 2 ही लिखेंगे। 2 यहाँ पे लिखेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 भी 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या किया है, जो हमने माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसका व्युत्क्रम भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। यही तो होता है भाई, कोई परिमेय संख्या है तो उसको ऊपर नीचे करके लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमने ऊपर नीचे किया तो एक मतलब नीचे 1 चला गया और किसी भी संख्या के नीचे 1 है हर में तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो √2 हो गया। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या, अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है कि जो √5 है, √3 है, √2 है, वो सब सारी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको बता देता हूँ। इस एक्सरसाइज में मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अपरिमेय संख्या आप लोग कैसे पहचानेंगे, अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो अपरिमेय संख्या के लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ कि कोई भी संख्या करणी में हो और यहाँ पे क्या हो? अभाज्य संख्या हो। क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या, यानी कि जो स्वयं अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है? मतलब सदैव और मतलब लगभग अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। जैसे रूट में यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे रूट में 2 हो, रूट में 3 हो, रूट में 4 हो, रूट में 5 हो, रूट में 7 हो, रूट में 9 हो। अब देखिए √2 है तो 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है?
अभाज्य संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 4 क्या है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या ये इसलिए है क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। 5 है, ये अभाज्य संख्या है तो ये होगा। 7 जो है ये अभाज्य संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या होगा। 9 जो है ये भाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 से भी कट मतलब 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अभाज्य संख्या होना चाहिए कुल मिला के, यानी करणी में अभाज्य संख्या हो तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग दूसरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जो मैंने होमवर्क दिया है वो सब सारे जितने क्वेश्चन हुए हैं सबको आपको हल करके आना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। देखिए दोस्तों, पढ़ने देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बेसिक चीजें समझ रहे हैं और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो समझ रहे हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से जितने सारे क्वेश्चन है जो भी एनसीईआरटी में वो मैं वहां पे सॉल्व करा दे रहा हूं। लेकिन अगर आपको और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे बैच के बारे में अपने दोस्तों से, अपने यार से सबसे बताइए कि क्वालिटी कंटेंट लग रहा है तो उनको भी बोलिए कि आप लोग भी विजय बैच से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।